हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन फॉर ऑल। जैसा कि आप सब जानते हैं कि सीटेट के फर्स्ट पेपर में 5 सब्जेक्ट होते हैं और हर सब्जेक्ट में 15 नंबर की पेडागोजी और 15 नंबर का कंटेंट आता है। तो उसमें जो आपकी लैंग्वेज होती है, लैंग्वेज का सेक्शन होता है, उसमें आज हिंदी को डिस्कस करने वाले हैं। नॉर्मली हिंदी में जो 15 नंबर का तो पैसेज होता है और 15 नंबर की जो पेडागोजी होती है ना, आज हम वही डिस्कस करेंगे। उसके जो भी मेन पॉइंट्स होते हैं वो सब हम इस एक वीडियो से कवर कर लेंगे। नॉर्मली लैंग्वेज में पेडागोजी में ऐसे 8 से 10 टॉपिक ही ऐसे हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, जो आपको पढ़ने होंगे। उसी से आप 12 से 15 तो नहीं, 12 से 13 नंबर, मतलब उससे ही आप गेन आसानी से गेन कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम कंप्लीट पेडागोजी का जो रिवीजन है वो कर लेंगे। ओके, कंप्लीट पेडागोजी को हम डिस्कस कर लेंगे इस एक वीडियो से, और इससे अलग आपको शायद पेडागोजी नहीं पढ़नी पड़े। और जो 15 नंबर का पैसेज आते हैं 2, उसकी आप प्रैक्टिस कर लें अलग से। उसके लिए भी आपको मतलब कैसे पैसेज को सॉल्व करना है ये आपको बता दिया जाएगा, या मैंने कैसे पैसेज को सॉल्व किया था पेपर में, तो मैं उसको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर लूँगी आपके साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में। ओके डियर, फ़िलहाल हम डिस्कस करेंगे हिंदी पेडागोजी। ओके, ये जैसा कि आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, भाषा अर्जन, मतलब भाषा का अर्जन आप कैसे करते हैं। भाषा अर्जन एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। मतलब ये आपको कुछ कोई सिखाता नहीं है कि ए फॉर एप्पल होता है, बी फॉर बॉल, ऐसे नहीं। सिर्फ आपके सामने एप्पल बोला जाएगा और आप उसको ऐसे ही अपने माहौल से, वातावरण से ज्ञान कर लोगे, उसे अर्जित कर लोगे। तो भाषा अर्जन स्वाभाविक प्रक्रिया है, एक इनेट एबिलिटी है आपके अंदर लैंग्वेज को एक्वायर करने की, उसे बोलते हैं भाषा अर्जन। भाषा अर्जन नॉर्मली कोई आप ये नहीं कि पूरे रूल्स सीखोगे, या मतलब एक फॉर्मल तरीका नहीं है। ये एक अब अनकॉन्शियसली आप भाषा को अपने वातावरण से एक्वायर कर लेते हैं, अर्जित कर लेते हैं। नॉर्मली जैसा कि बच्चा जन्म लेता है, उसके चारों तरफ जो भी भाषा बोली जाती है, उसके घर में, परिवार में, आसपास जो भी भाषा बोली जाएगी उसको वो एक्वायर कर लेगा। ठीक है, इसे कहेंगे हम अर्जित लैंग्वेज, अर्जित भाषा। और ये प्रोसेस होगी भाषा अर्जन, मतलब जिसमें आपको कोई एफर्ट ना लगाना पड़े, कोई रूल रेगुलेशंस, कोई फॉर्मल तरीका कुछ ना हो। नॉर्मली आप अपने वातावरण से जिस लैंग्वेज को एक्वायर करते हैं वो होती है आपकी भाषा अर्जन। मतलब कोई फॉर्मल रूल नहीं, कोई रेगुलेशंस, कोई स्कूल वगैरह कुछ नहीं आपको। मतलब आप अपने घर में, अपने आसपास जो भी वातावरण में जिस लैंग्वेज को पाते हैं, उसी लैंग्वेज को आप यूज्ड हो जाते हैं उसके, वही आप बोलने लगते हैं। तो इस तरीके से आप भाषा को अर्जित कर लेते हैं। ओके, अगर हम भाषा अर्जन की बात करें तो ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। मतलब खुद ही आप ये नहीं कुछ रूल सीखोगे, कुछ आपको फॉर्मली तरीका बताया जाएगा। ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। आप जन्म लोगे और उसके साथ आप जैसे जैसे बढ़ते जाओगे, आपका जो भाषा बोलने का वो जो गुण है वो डेवलप होता जाएगा। आप अपने वातावरण से लैंग्वेज को एक्वायर करते जाओगे, अर्जित करते जाओगे। ये स्वाभाविक है, सहज है। मतलब इसमें आपको कोई एफर्ट नहीं लगाना पड़ता सीखने के लिए। नॉर्मली ये ग्रेजुअली होती रहती है, मतलब आप बोलना सीखते रहते हो। ओके, ये एक अचेतन प्रक्रिया है। मतलब इसमें आप कोई आपको कोई मतलब एफर्ट नहीं लगाना पड़ता ज्ञान को अर्जित करने के लिए कुछ भी। मतलब एक आपको मतलब लैंग्वेज रिच एनवायरनमेंट चाहिए। ओके, उससे आप अपनी लैंग्वेज को एक्वायर कर सकते हो। ओके डियर, ये है भाषा अधिगम, मतलब अधिगम लर्निंग, लैंग्वेज लर्निंग। मतलब इसके लिए ये जैसा आपकी स्क्रीन पर शो हो भी रहा होगा, क्या इसके लिए आपको एक प्रॉपर सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है।
आप स्कूल जाते हैं, वहाँ से ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, ऐसे लैंग्वेज को सीखते हैं, लर्न करते हैं टीचर्स के थ्रू या अपने पीयर ग्रुप्स के थ्रू। मतलब ये आप पूरी एक फॉर्मल तरीके से सीखते हैं जिस लैंग्वेज को, वो होती है भाषा अधिगम, यानी कि लैंग्वेज लर्निंग। ओके डियर, ये मतलब मात्र जो दूसरी लैंग्वेज टारगेट लैंग्वेज मतलब टारगेट लैंग्वेज, इसके थ्रू आप सीख सकते हैं भाषा अधिगम के। ओके, ये एक चेतन प्रक्रिया है, प्रयास के थ्रू सीखी जाती है। मतलब इसके लिए आपको एफर्ट लगाना पड़ता है, कुछ ना कुछ, मतलब सीखने के लिए आपको मेहनत करनी होती है, एक फॉर्मल तरीका है। जैसा अगर आपको इंग्लिश सीखनी है तो आपको उसके लिए रूल्स बताए जाएंगे, जैसा ग्रामर इंटर में वो भी होती है ना, न्यू स्टाइल की बुक आती है, उससे आप पूरी फॉर्मल तरीके से इंग्लिश लैंग्वेज बोलना पढ़ना सीखते हो। इस तरीके से आप अगर किसी भाषा को सीख रहे हो तो वो होगी लैंग्वेज लर्निंग, भाषा अधिगम, जिसके लिए आपको टीचर की ज़रूरत पड़ेगी, एक प्रॉपर सिस्टम की ज़रूरत पड़ेगी। फॉर्मल वे में आप भाषा को एक्वायर, इसमें आप एक्वायर नहीं करते, इसमें आप लर्न करते हो, मतलब लैंग्वेज को लर्न करते हो टीचर्स के थ्रू, अपने पीयर ग्रुप्स के थ्रू, और एक प्रॉपर सिस्टम की आपको इसमें ज़रूरत पड़ती है भाषा अधिगम में। ओके, ये एक चेतन प्रक्रिया है, प्रयास के थ्रू आप इसको सीखोगे, और एक फॉर्मल तरीका है। मतलब आपको इंग्लिश सीखनी है तो आपको उसके लिए आपके उसके रूल्स रेगुलेशंस, जो भी इसमें मतलब नियम होते हैं वो आपको सीखने होंगे, तब आप भाषा अधिगम कर पाएंगे। ओके, और यह कुछ बेसिक्स डिफरेंस है भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में, ये आप देख सकते हैं। भाषा अर्जन जो है वो एक अवचेतन प्रक्रिया, मतलब उसमें आपको ये नहीं कि आप पूरे फॉर्मली तैयार होकर बैठो कि मैं अब भाषा सीखूंगा, नहीं, वो तो आपके चारों तरफ जो भाषा बोली जाएगी ना, आप उसको नॉर्मली स्वाभाविक रूप से आप उसको एक्वायर कर लोगे, या आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कुछ क्या सीख रहे हो, या मतलब आप कुछ कुछ काम कर रहे हो, ऐसा नहीं है। जो आपके वातावरण में बोली जाएगी ना, उस लैंग्वेज को आप एक्वायर कर लोगे। ओके डियर, जो भाषा अर्जन है वो तो अवचेतन प्रक्रिया है, मतलब अनकॉन्शियस प्रोसेस है। ओके, और भाषा अधिगम एक चेतन प्रक्रिया है, मतलब उसमें आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए। आप पूरे फॉर्मल तरीके से बैठते हो तैयार हो कि हाँ मुझे ये लैंग्वेज सीखनी है, पूरे एक स्कूल की ज़रूरत पड़ेगी आपको, मतलब एक टीचर की, पीयर ग्रुप की, जहाँ से भी आपको सीखना पड़े एक एफर्ट के थ्रू। ठीक है, एक औपचारिक तरीके से फॉर्मल वे में जो आप सीखते हो वो होती है लैंग्वेज लर्निंग, भाषा अधिगम। ये सेम टॉपिक आपका इंग्लिश में भी रहता है, लैंग्वेज एक्विजिशन एंड लैंग्वेज लर्निंग का। तो जो ये हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज ही है ना, तो इनमें सेम से ही टॉपिक है, हिंदी में भी इंग्लिश में भी, दोनों में 15-15 नंबर की पेडागोजी आएगी, और टॉपिक भी 8 से 10 टॉपिक हैं ये मुश्किल से। ये आप अगर कवर कर लेते हैं तो आपकी पेडागोजी मजबूत हो जाएगी, आप और इससे आपके 15 नंबर आसानी से ला सकते हैं, अगर आप ये पेडागोजिकली जो पॉइंट्स होते हैं ना इनको अंडरस्टैंड कर पाओ। क्योंकि इसमें रटने का तो कोई सीन नहीं है कि आप ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉल बैठ के रटोगे, इसमें सिर्फ समझने का खेल है। अगर आप समझ गए पेडागोजी को तो आपका सीटेट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि 90 नंबर की तो पेडागोजी ही है ना सीटेट में, क्योंकि हर सब्जेक्ट में 15-15 नंबर की पेडागोजी आती ही है, ये तो आप सब जानते होंगे, बेसिक सी नॉलेज है। लेकिन चलो हम अपने पॉइंट्स पे आते हैं। हम क्या पढ़ रहे थे, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम। भाषा अर्जन क्या है, एक अवचेतन प्रक्रिया है, जबकि भाषा अधिगम एक चेतन प्रक्रिया है। मतलब भाषा अधिगम में आपको एक पूरे सिस्टम की ज़रूरत पड़ेगी, एक पूरे एफर्ट के थ्रू आप सीखोगे भाषा अधिगम को। जैसा ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉल, ऐसा आपको पढ़ाया जाता है ना, इस तरह जो आप लैंग्वेज सीखते हो वो होती है भाषा अधिगम, लैंग्वेज लर्निंग। ओके, और जो आप नॉर्मली अपने घर में अपने पीयर ग्रुप से, मतलब अपने माँ बाप से, परिवार से, फैमिली से जो भाषा आप एक्वायर करते हो, जो आप अपने घर में रह के एक नॉर्मल वे में, नॉर्मल तरीके से जो आप सीखते हो वो होती है भाषा अर्जन। ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, इसमें आपको किसी एफर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती, किसी रूल रेगुलेशंस को आप कि आपको ये बताया जाए कि ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉल, ऐसे नहीं। बस आपके सामने कोई आपको एप्पल खाना है तो आप पूरा ही सेंटेंस सीख जाओगे, हाँ एप्पल क्या होता है, इस तरीके से। ओके,
और भाषा अधिगम एक नियमबद्ध प्रक्रिया है। इसमें पूरे रूल्स रेगुलेशंस एक फॉर्मल वे में आप जिसे सीखते हो वो है भाषा अधिगम। और भाषा अर्जन अनौपचारिक प्रक्रिया है। अधिगम भाषा अधिगम एक औपचारिक प्रक्रिया है, मतलब इसमें आपको पूरे सिस्टम की ज़रूरत पड़ेगी सीखने के लिए, रूल रटो उसके किसी भी भाषा को पढ़ने के लिए। ये आप तो सब समझ गए होंगे आई होप। और भाषा अर्जन के थ्रू आप मातृभाषा से रिलेट करते हैं। मातृभाषा मतलब मातृभाषा आपके घर की भाषा, जो आपके घर में बोली जाती है, आपके आसपास बोली जाती है, वो होती है आपकी मातृभाषा। वो कुछ भी हो सकती है, मतलब आप अगर हिंदी भाषा क्षेत्र में जन्म लेते हैं तो आपकी मातृभाषा हिंदी होगी। अगर आप किसी भाई फॉरेन कंट्री में जन्म लेते हैं जैसा इंग्लैंड वगैरह में, तो आपकी मातृभाषा इंग्लिश होगी। तो ये डिपेंड करता है कि बच्चे का जन्म किस माहौल में हुआ है, उस हिसाब से उसकी मातृभाषा होती है और जिसे वो आसानी से एक्वायर कर लेता है। ओके। और भाषा अधिगम जिस वो होती है दूसरी लैंग्वेज, मतलब जो आप लर्न करना चाहते हो, जिसे आप सीखना चाहते हो एफर्ट के थ्रू, पूरी एक फॉर्मल वे में कि हाँ मुझे ये वाली लैंग्वेज सीखनी है। मान लो मुझसे फ्रेंच नहीं आती और मैं इंग्लिश आसानी से बोल लेती हूँ, तो मैं इंग्लिश के थ्रू फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ना बोलना सीख लूँ, तो वो मेरी सेकंड लैंग्वेज हो गई फ्रेंच लैंग्वेज। ओके। तो वो मतलब फ्रेंच लैंग्वेज को मैंने लर्न किया है एक प्रोसेस के थ्रू, एक पूरे कॉन्शियस माइंड के थ्रू मैंने उसको लर्न किया है, अधिगम किया है भाषा का। ओके। ये कुछ बेसिक सा डिफरेंस है भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में। भाषा अर्जन स्वाभाविक प्रक्रिया है, अवचेतन प्रक्रिया है, अनौपचारिक प्रक्रिया है और मातृभाषा को आप अर्जित करते हो। ओके। मातृभाषा भाषा अर्जन से रिलेटेड है, ठीक है। भाषा अधिगम क्या है? ये एक चेतन प्रक्रिया है, कॉन्शियस प्रोसेस है, नियमबद्ध प्रक्रिया है। मतलब इसमें रूल वगैरह नियम सब आपको सीखने होंगे, तब आप भाषा अधिगम कर पाएंगे मतलब। और भाषा अधिगम एक औपचारिक प्रक्रिया है, मतलब पूरे आपको सिस्टम की सब टीचर क्लास इस तरीके से आपको मतलब किसी की ज़रूरत पड़ेगी इसको सीखने के लिए, लर्न करने के लिए। ओके। और ये दूसरी भाषा मतलब टारगेट लैंग्वेज, किसी भी भाषा को आपको सीखने के लिए थोड़ा भी एफर्ट करना पड़े, वो हो गई आपकी दूसरी लैंग्वेज। ओके। जो होती है भाषा अधिगम के थ्रू सीखते हैं आप सेकंड लैंग्वेज। लक्ष्य भाषा व मातृभाषा, मतलब लक्ष्य भाषा वो है जो आप सीखना चाहते हो, किस टारगेट करना चाहते हो किसी भाषा को। मतलब मैं हिंदी बोल रही हूँ और मुझे इंग्लिश सीखनी है, तो इंग्लिश मेरी लक्ष्य भाषा हुई, वो मुझे सीखनी है। और मातृभाषा मतलब आपकी पहली भाषा, मातृभाषा जो आपको आपके परिवेश से मिली है, आपके घर के माहौल से, आपके पास पीयर ग्रुप्स, मतलब जो आपका मतलब पहली भाषा मातृभाषा, वो कुछ भी हो सकती है, जहाँ आप जन्म लेते हैं वही आपकी मातृभाषा हुई। हिंदी भाषा क्षेत्र में हिंदी, इंग्लिश भाषा क्षेत्र में इंग्लिश। ओके। ये आपकी मदर टंग हुई। मातृभाषा नॉर्मली मतलब भाषा का पहला रूप जिसे आप हमेशा अर्जित करते हो, इसे लर्न नहीं करना पड़ता आपको मातृभाषा को, ठीक है ठीक है। इसको आप हमेशा अर्न करोगे। ओके। और लक्ष्य भाषा वो जिसे आप टारगेट करते हो सीखने के लिए, मतलब जैसा कि यहाँ नॉर्मली इंडिया में तो इंग्लिश को ही प्रेफरेंस दिया जाता है कि इसको ही एज ए टारगेट लैंग्वेज लिया जाता है, और उसको मतलब एक पूरे फॉर्मल तरीके से रूल को रट के उसके मतलब इस तरीके से इस लक्ष्य भाषा को सीखा जाता है। लक्ष्य भाषा वो जो आप सीखना चाहते हो, जो लर्निंग के थ्रू आप सीखते हो। ओके। और मातृभाषा को आप अर्जित करते हो। ये बेसिक सा डिफरेंस है इसमें लक्ष्य भाषा में और मातृभाषा में। ओके ठीक है। ये इससे रिलेटेड इस तरीके से आपके पेपर में क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकता है, आप इसे ध्यान से पढ़ें। बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात कहते हैं। मतलब बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात कहते हैं। यह बात स्वाभाविक होगी,
निंदनीय होगी, विचारणीय होगी या अनुचित होगी? बताएं आप, कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात कहते हैं, यह बात स्वाभाविक होगी ना, यही तो राइट ऑप्शन होगा। तो फर्स्ट इज द राइट ऑप्शन ओवर हियर। इस तरीके से मतलब जो आपने अब तक पढ़ा, इतने टाइम से आप पढ़ रहे थे वो भाषा अर्जन भाषा अधिगम, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन किस तरह बन सकते हैं, ये उसके लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल है, एक उदाहरण है, ठीक है। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये भाषा के विविध रूप, जिसकी मातृभाषा, राष्ट्रभाषा, राजभाषा। मतलब मातृभाषा तो वही जो आपकी पहली भाषा हुई, जो भी आप मतलब अपने माहौल से, वातावरण से सीखते हो, वो तो आपकी मातृभाषा हुई, जिसे आप अर्जित करते हो, एक्वायर करते हो अपने घर परिवार से, अपने वातावरण से, ठीक है। और राष्ट्रभाषा वो जो पूरे राष्ट्र में एक ही भाषा बोली जाती हो, पूरे नेशन में एक ही भाषा बोली जाए, वो होती है राष्ट्रभाषा। और अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत की राष्ट्रभाषा क्या है, अगर आप जानते हो तो आप रिप्लाई कर सकते हो कमेंट बॉक्स में। अगर राष्ट्रभाषा क्या है भारत की, नॉर्मली वैसे भारत की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है, यह जानकर आपको हैरानी तो होगी थोड़ी बहुत, लेकिन ये हकीकत है कि भारत की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है। हिंदी भारत की राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं है, हिंदी राष्ट्रभाषा है। ओके। और हिंदी भारत की राजभाषा किस एक्ट के थ्रू हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला है, यह वो एक्ट है ओला, ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 में आया था ये एक्ट। और 343 आर्टिकल के अंदर ये कहा गया है कि हिंदी भारत की राजभाषा होगी, राष्ट्रभाषा नहीं, सिर्फ राजभाषा। ओके। ये आपका एक्ट ओला एक्ट आया था 1963 में, और इसके तहत ये कहा गया था कि हिंदी आपकी राष्ट्रभाषा होगी। उस आर्टिकल कौन सा है, 343, आपसे आर्टिकल पूछा जा सकता है। और ये एक्ट का नाम भी शायद पेपर में पूछ लें कि कौन से एक्ट के तहत हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला हुआ है, ठीक है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि इंग्लिश मतलब भारत में इंग्लिश को क्या दर्जा मिला हुआ है, इंग्लिश भारत में एक एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज है। ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी हुई, हिंदी, और एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी हुई, इंग्लिश। और किस आर्टिकल के तहत, 343 पैरा नंबर 2 के तहत। ओके, ये पॉइंट्स कुछ आप याद रखें, हो सकता है आपके पेपर में आपको देखने को मिल जाए। ओके। और ये कुछ भाषा शिक्षण की प्रमुख विधियाँ हैं, इससे भी आपको पेपर में कुछ मतलब क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि व्याकरण विधि, व्याकरण अनुवाद विधि, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, प्रत्यक्ष विधि, सम्मिश्रण विधि, संप्रेषण परक विधि, आगमन विधि, निगमन विधि। ओके, इनको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं आगे। इनसे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस आपको के पेपर में देखने को मिल सकते हैं, मिल जाएंगे, क्योंकि पेपर और कहाँ से एग्जामिनर को मतलब कुछ ये ही 8 से 10 पॉइंट्स हैं जिनमें से पेपर बनाना होता है। ओके, तो उन्हीं पॉइंट्स को हम कवर कर लेंगे अच्छे से, फिर आपका पेपर छूटेगा ही नहीं। अगर हम व्याकरण विधि की बात करें तो इस विधि के अंतर्गत अन्य भाषा के नियमों को कुछ शब्दों के साथ सिखाया जाता है और याद कराया जाता है। इसके बाद शब्द संयोजन और व्याकरणिक नियमों के आधार पर अभ्यास कराए जाते हैं। ओके। सेकंड है आपकी व्याकरण अनुवाद विधि, मतलब ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। यह विधि 19वीं शताब्दी के अंत तक परंपरागत और मान्य विधि के रूप में प्रचलित रही। मतलब ये एक वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेथड भी आप इसे कह सकते हैं। व्याकरण अनुवाद विधि बहुत फेमस भी थी अपने टाइम में, लेकिन अब इसका कुछ ज़्यादा प्रचलन में नहीं है, क्योंकि इसके अगेंस्ट मतलब इसकी जगह पे डायरेक्ट मेथड को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाने लगी।
बट ये भी जैसा इंडिया में अगर हमें मतलब यूपी बोर्ड में मैं एग्जांपल दूँ तो यूपी बोर्ड में न्यू स्टाइल की बुक आती है और उसमें आपको जो एक्सप्लेनेशन का वो होता है ना कि आपको अगर इंग्लिश सिखानी है तो उसके लिए हिंदी के थ्रू आपको इंग्लिश सिखाई जाती है। वो जो प्रोसेस है ना वो ये ग्रामर व्याकरण अनुवाद विधि के थ्रू ही आप सीखते हैं। मतलब जो टारगेट लैंग्वेज है उसका अनुवाद कर दिया जाता है आपकी मदर टंग में, मातृभाषा में, जो आपकी आप पहले से बोलना जानते हो, सीखते हो, उसमें अनुवाद कर दिया जाता है टारगेट लैंग्वेज का, जिस भाषा को आप टारगेट कर रहे हो सीखने के लिए। ओके, ये है व्याकरण अनुवाद विधि। और इसमें व्याकरण और अनुवाद दो विधियाँ, मतलब दो विधियों को आपस में जोड़ दिया गया है। व्याकरण भी है मतलब रूल्स भी हैं, नियम कानून कायदे कानून सब हैं, और उनको अनुवाद के थ्रू सिखाया जाता है। ठीक है, तो ये दो विधियों का सम्मिश्रण है, व्याकरण का और अनुवाद का। ठीक है, ओके। थर्ड पे है प्रत्यक्ष विधि। मतलब इस प्रत्यक्ष विधि का मतलब निर्माण, इसको क्यों लाया गया, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में क्या दिक्कत आ रही थी, क्योंकि उसमें आप लैंग्वेज को सीख रहे थे अच्छे से, मतलब सब रूल्स वगैरह सब आप ट्रांसलेट भी आसानी से कर पा रहे थे, समझ भी पा रहे थे। तो उसमें दिक्कत सिर्फ इतनी आ रही थी कि उस जो आप लैंग्वेज ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के थ्रू सीख रहे थे उसमें उसको आप बोल नहीं पाते थे सही से। ठीक है, बोलने की प्रैक्टिस नहीं होती थी, तो उसके लिए प्रत्यक्ष विधि का निर्माण किया गया। इसका आविर्भाव हुआ प्रत्यक्ष विधि का। व्याकरण अनुवाद विधि की अनेक सीमाओं के कारण, जैसे कि आप देख सकते हैं अपने की आपकी स्क्रीन पर कुछ पॉइंट्स हैं। व्याकरण अनुवाद विधि की अनेक सीमाओं के कारण प्रत्यक्ष विधि का आविर्भाव हुआ और इसे मौखिक वार्तालाप विधि भी कहा जाता है। मतलब प्रत्यक्ष विधि को, डायरेक्ट मेथड को मौखिक वार्तालाप विधि, मतलब आमतौर पर नॉर्मल बोलचाल की भाषा भी कहा जाता है, मौखिक वार्तालाप विधि भी कहा जाता है प्रत्यक्ष विधि को। ओके, इस विधि में शिक्षार्थी की मातृभाषा की मध्यस्थता के बिना अन्य भाषा सिखाई जाती है। मतलब जैसा कि आप ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में आप देखते हैं कि उसमें मातृभाषा का भरपूर इस्तेमाल होता है, मातृभाषा के थ्रू ही आपको टारगेट लैंग्वेज सिखाई जाती है। बट यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ मातृभाषा का यूज़ ही वर्जित है कि इसमें आप मातृभाषा का यूज़ किए बिना टारगेट लैंग्वेज को सिखाओगे। मतलब अगर आपको इंग्लिश सीखनी है तो इंग्लिश के थ्रू ही आपको इंग्लिश सीखनी होगी। जैसा कि आपने कुछ इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में देखा होगा, वहाँ हिंदी बोलने पे बैन है, अलाउ नहीं है। अगर आपको इंग्लिश सीखनी है तो इंग्लिश में ही बात करनी होगी। वहाँ का ऐसा माहौल मतलब क्रिएट किया जाता है कि आप वही लैंग्वेज बोलो जो आपको सिखानी है। ठीक है, ओके। मतलब ये पॉइंट्स याद रखें कि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के जगह पे कौन सा मेथड आया, प्रत्यक्ष विधि, डायरेक्ट मेथड। उसमें इसमें बेसिक डिफरेंस क्या है कि उसमें मदर टंग का इस्तेमाल भरपूर हो रहा था, मदर टंग के थ्रू ही आपको टारगेट लैंग्वेज सिखाई जा रही थी ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में। और इसमें क्या हो रहा है, इसमें मदर टंग का यूज़ बिल्कुल भी नहीं किया जा रहा है। मदर टंग का, मातृभाषा का प्रयोग इसमें वर्जित है। ओके, यह है सम्मिश्रण विधि। मतलब कहीं से ईंट कहीं से पत्थर सब चीज़ लेके, रेता सीमेंट सब कुछ एक घर बना दिया, तो ये सम्मिश्रण है हर सभी विधियों का। ठीक है, इस विधि के अंतर्गत भाषा शिक्षण की प्रक्रिया के व्यवहारिक पक्षों का सम्मिश्रण है। भाषा शिक्षण की प्रक्रिया के व्यवहारिक जो पक्ष होते हैं ना, ये उनका सम्मिश्रण है। इस सम्मिश्रण विधि में शिक्षक भाषा शिक्षण के विभिन्न उद्देश्यों के अनुरूप अपनी शिक्षण प्रक्रिया के विभिन्न चरणों पर किसी भी विधि का चयन कर सकता है। मतलब इसमें आप सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने जो आपको जिस तरह के लक्ष्य उद्देश्य हैं आपके वो लैंग्वेज सिखाने के, आप उसके अकॉर्डिंग भाषा इसकी शिक्षण प्रक्रिया के उसका मतलब चयन कर सकते हो किस विधि से आपको कौन सी वो सिखानी है भाषा। ठीक है, इसमें कुछ ये नहीं है कि आप बंधे हुए नहीं हो कि इसी से सिखाओगे इसी से, ये सब सम्मिश्रण है। सम्मिश्रण विधि में शिक्षक भाषा शिक्षण के विभिन्न उद्देश्यों के अनुरूप, मतलब विभिन्न उद्देश्यों के अनुरूप
शिक्षण प्रक्रिया के विभिन्न चरणों पर किसी भी विधि का चयन कर सकता है। ये तो टीचर पर डिपेंड है, ठीक है। वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग किस विधि का प्रयोग करना चाहता है अपने क्लास का माहौल देख के, तो ये वहाँ पे सम्मिश्रण विधि का वो प्रयोग कर सकता है, ठीक है। ये बेस्ट भी है, ओके। यह है संप्रेषण परक विधि। प्रत्यक्ष विधि की प्रक्रिया को और सुदृढ़ बनाते हुए संप्रेषण परक विधि का विकास हुआ। मतलब ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड की जगह कौन सी आई, मतलब व्याकरण अनुवाद विधि की जगह आई प्रत्यक्ष विधि, ठीक है। प्रत्यक्ष विधि को और मजबूत बनाने के लिए, उसको और मतलब स्वाभाविक बनाने के लिए, आम तौर पर बोलचाल की भाषा बनाने के लिए उसके लिए आविर्भाव हुआ किसका, संप्रेषण परक विधि का, ठीक है। क्योंकि इससे ना जो बच्चे का भाषा प्रयोग, वो अच्छे से भाषा को प्रयोग कर पाए, इस तरीके से इस विधि का विकास किया गया कि बच्चे को भाषा प्रयोग सिखाया जाए, ठीक है। वो सही से भाषा का प्रयोग कर पाए, नॉर्मली उसको यूज़ कर पाए, बोल पाए सही से, ठीक है। भाषा प्रयोग सीखने में ही भाषा की रचना सीखना है। मतलब नॉर्मली लैंग्वेज में ये कहा भी जाता है कि आपको अगर कोई भाषा सीखनी है तो वो आप पढ़ के नहीं सीखोगे, वो आप बोल के सीखोगे, भाषा का प्रयोग करके सीखोगे। आप अगर किसी बच्चे को कोई लैंग्वेज सिखाना चाहते हो तो उसको उसी माहौल में रखिए जो आपको उसको लैंग्वेज सिखानी है, सभी उस माहौल में वही भाषा बोलते हों, ठीक है। क्योंकि भाषा कभी भी पढ़ने से नहीं आप बोल सकते, सीख सकते, भाषा को तो आप बोल कर ही सीखोगे, ओके। ये है आपकी संप्रेषण विधि। ये है आगमन विधि। इससे क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि एक तो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड मतलब व्याकरण अनुवाद विधि और प्रत्यक्ष विधि, और ये भी इम्पोर्टेंट है आगमन विधि। ये कुछ इम्पोर्टेंट्स विधियां हैं। अगर हम आगमन विधि की बात करें तो इसमें उदाहरण से नियम की ओर, मतलब पहले आपको कुछ भी उदाहरण दिया जाएगा, फिर उसके बाद आपको उसके नियम बताए जाएंगे, ठीक है। विशिष्ट से सामान्य की ओर, आगमन विधि में मतलब नॉर्मली पहले आपको कुछ भी उदाहरण देंगे, उसके बाद उसके नियम बताएंगे। जैसे मैं मतलब किसी का नाम हो, जैसा गंगा आपको बता देंगे गंगा, फिर आपको बताएंगे नाउन की, उसकी डेफिनेशन कि गंगा क्या है। गंगा एक नाम है, किसी भी जगह का, स्थान के, इसको नाम कहते हैं और नाम है गंगा, ठीक है। तो उदाहरण पहले, नियम बाद में। उदाहरण मतलब विशिष्ट होता है, मतलब n नंबर ऑफ उदाहरण आप यूज़ कर सकते हैं, आपकी रुचि के अकॉर्डिंग, आप सिचुएशन के अकॉर्डिंग किस उदाहरण को लेना चाहते हैं, तो वो विशिष्ट हुआ, मतलब आपकी पसंद पर डिपेंड करता है। और नियम तो सभी के लिए नॉर्मली बराबर ही होंगे ना, सामान्य होंगे। नियम सामान्य होते हैं और उदाहरण विशिष्ट। तो उदाहरण से नियम की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर। नियम सामान्य होते हैं, उदाहरण विशिष्ट होते हैं, ये पॉइंट याद रखें आप। ये है आगमन विधि, ओके। ये 7th पे है निगमन विधि, ये उसकी अपोजिट है। इसमें पहले, उसमें तो आप पहले उदाहरण दे रहे थे फिर नियम बता रहे थे, बट इसमें आप सबसे पहले नियम बताओगे एंड देन बच्चों को उदाहरण, मतलब पहले किसी भी चीज़ की डेफिनेशंस बताओगे कि किसी भी जगह के, किसी भी मतलब नाउन इज़ ए नेम ऑफ ए पर्सन, ऑफ ए थिंग, और मतलब ETC, इस तरीके से कुछ भी पहले किसी भी चीज़ की आप डेफिनेशन दो, रूल बताओ, नियम बताओ, उसके बाद उसका उदाहरण दो, ओके। ये हो गई निगमन विधि। जैसा कि आप सब जानते हैं कि नियम सामान्य होते हैं, सभी के लिए बराबर होते हैं नियम, और उदाहरण विशिष्ट होते हैं, तो ये सामान्य से विशिष्ट की ओर है निगमन विधि। आगमन निगमन दोनों अपोजिट है, मतलब आगमन में पहले उदाहरण फिर नियम, निगमन में पहले नियम फिर उदाहरण, ओके। और जीन पियाजे ने भाषा के बारे में, जीन पियाजे के क्या विचार हैं हम यहाँ देखेंगे, क्योंकि इससे भी एक क्वेश्चन पक्का आपको देखने को मिल सकता है। पियाजे वाइगोस्की के विचार भाषा के से रिलेटेड, इससे आपको एक क्वेश्चन नॉर्मली देखने को मिल जाएगा आपके पेपर में।
जीन पियाजे की अगर हम बात करें, मतलब उन्होंने के भाषा से रिलेटेड विचार क्या हैं, तो इन्होंने भाषा को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी है संज्ञानात्मक विकास में। मतलब भाषा कोई संज्ञानात्मक विकास में कोई इम्पोर्टेंट रोल प्ले नहीं करती है। जो बच्चा 2 से 6 साल तक बोलता है उसे बोलते हैं अहम केंद्रित वाक। पियाजे अहम केंद्रित वाक बोलते हैं जो बच्चा 2 से 6 साल तक बोलता है। ओके, भाषा से रिलेटेड इन्होंने मतलब यही कहा है कि भाषा कोई इम्पोर्टेंट नहीं है संज्ञानात्मक विकास के लिए। भाषा एवं विचार, मतलब अगर हम पियाजे के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये कहते हैं कि भाषा से पहले विचार आता है और विचार उसको डिटरमाइन करता है, मतलब दिशा दिखाता है भाषा को। ठीक है, तो पियाजे के अकॉर्डिंग पहले कौन आएगा? विचार आएगा, उसके बाद भाषा, वो उस भाषा को प्रोसीड करेगा। ठीक है, मतलब दिशा दिखाएगा, पहले विचार फिर भाषा, पियाजे के अकॉर्डिंग। ओके, पियाजे अगर आपको पेपर किसी क्वेश्चन में पियाजे दिखें तो अगर ये 2 से 6 साल का वो पूछा जाए कि मतलब इतने एज का वो आपको टेस्ट वो बताया गया हो, तो उससे रिलेटेड वर्ड है अहम केंद्रित वाक, बताया है इन्होंने उस वाक को। ठीक है, और लेव वाइगोस्की की बात करें तो ये भाषा को एक इम्पोर्टेंट टूल मानते हैं बच्चे के विकास में। इनकी थ्योरी है सोशियो कल्चरल थ्योरी। ओके, बालक भाषा अपने परिवेश से अंतः क्रिया करते हुए सीखता है। मतलब ये मानते हैं कि जो भाषा है ना वो शून्य में डेवलप नहीं होती, इसे अंतः क्रिया के थ्रू सीखा जाता है। मतलब आपस में बातचीत करके ही भाषा को सीखा जाता है। इनके अनुसार निजी भाषा बालक के संज्ञानात्मक विकास में सहायक होती है। इनके मतलब ये जो निजी भाषा कह रहे हैं ना, जिसे निजी भाषा, ये पियाजे से क्या कह रहे थे? अहम केंद्रित वाक। निज भाषा बालक के संज्ञानात्मक विकास में सहायक है, ये कह रहे हैं लेव वाइगोस्की। ओके, और पियाजे के अनुसार भाषा बालक के संज्ञानात्मक विकास में कोई इम्पोर्टेंट रोल प्ले नहीं करती है पियाजे के अनुसार, बट लेव वाइगोस्की के अनुसार बालक के संज्ञानात्मक विकास में सहायक होती है निज भाषा। निज भाषा कब बोलता है बच्चा? 2 से 6 साल की उम्र में निज भाषा ये हो जाती है। मतलब लेव वाइगोस्की ने 3 प्रकार की भाषा बताई है। पहले 0 to 2 होती है सामाजिक वाक, सामाजिक भाषा, और इस 2 से 6 निज भाषा, और इसके बाद भाषा जो है वो अंदर चली जाती है, इनर। ठीक है, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको एक मिल जाएगा, या तो अगर पियाजे का क्वेश्चन आपके पेपर में नहीं है तो वो अगर नेक्स्ट किसी और पेपर में आपको देखने को मिल जाएगा, बट एक क्वेश्चन ज़रूर बनेगा इसमें से, चाहे वो पियाजे से पूछ ले मतलब, या फिर लेव वाइगोस्की से। ओके, इस तरह का क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिल जाएगा। ये आपकी स्क्रीन पे शो होगा, आप इसको पढ़ सकते हैं। जिग्सा पहेली को करते हुए 5 वर्ष की नजमा स्वयं से कहती है, नीला टुकड़ा कहाँ है? नहीं यह वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला, जिससे यह जूता पूरा बन जाएगा। मतलब वो बैठी, कोई नजमा है, खुद से ही बातें कर रही है बैठी हुई, कुछ पहेली को सुलझा रही है और खुद को ही डायरेक्शन दे रही है, मतलब खुद से ही बातें कर रही है। तो इस प्रकार की वार्ता को वाइगोस्की किस तरह संबोधित करते हैं? मतलब ये आप देखें वाइगोस्की, यहाँ ध्यान रखिएगा, अगर वाइगोस्की है ना तो इसके अकॉर्डिंग हम पहले ऑप्शन पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है व्यक्तिगत वार्ता, सेकंड ऑप्शन है जोर से बोलना, थर्ड पार्ट या ढांचा, आत्म केंद्रित वार्ता। तो जैसा कि अभी हमने पहले पढ़ा, तो उसके अकॉर्डिंग आप अंदाज़ा लगाइए कि कौन सा ऑप्शन यहाँ सही हो सकता है। ये क्वेश्चन या पियाजे के, इस यहाँ वाइगोस्की की जगह पियाजे दे देंगे, ये क्वेश्चन आपके पेपर में 100% बन सकता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, आप ध्यान से पढ़िएगा इसे।
तो कौन सा ऑप्शन सही होगा वाइगोस्की के अकॉर्डिंग? मतलब नजमा खुद को डायरेक्ट कर रही है, खुद को सेल्फ डायरेक्शन, मतलब खुद को बोल बोल के खुद को डायरेक्शन दे रही है वो। तो यहाँ क्या कौन सा ऑप्शन सही होगा? ये हो गई व्यक्तिगत वार्ता, फर्स्ट ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ वाइगोस्की है। अगर वाइगोस्की की जगह बाई चांस यहाँ पे प्याजे होता ना, तो आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो गया था, आत्म केंद्रित वार्ता। इस वार्ता को ये आत्म केंद्रित वार्ता बोलते हैं और वाइगोस्की बोलते हैं व्यक्तिगत वार्ता, प्राइवेट स्पीच। ओके, और पियाजे बोलते हैं इगोसेंट्रिक स्पीच। ये बेसिक सा डिफरेंस है, आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि यहीं से इन दो बोल से ही क्वेश्चन आपका फंस सकता है। ओके, वाइगोस्की हैं तो व्यक्तिगत वार्ता, प्राइवेट स्पीच। अगर पियाजे हैं तो आत्म केंद्रित वार्ता, यानी कि ईगोसेंट्रिक स्पीच, जो डेवलप हो जाती है 2 से 6 साल की उम्र में। और एक पॉइंट और कि पियाजे ने तो संज्ञानात्मक विकास में भाषा को इम्पोर्टेंट नहीं माना है, लेकिन वाइगोस्की ने इम्पोर्टेंट माना है, भाषा को एक इम्पोर्टेंट टूल माना है संज्ञानात्मक विकास में। ओके, ये बेसिक से डिफरेंस है इन दोनों की विचारों में। और एक थर्ड डिफरेंस क्या है कि पियाजे मानते हैं कि भाषा से पहले विचार आता है और विचार भाषा को प्रोसीड करता है, मतलब डायरेक्शन देता है। ठीक है, लेकिन वाइगोस्की क्या मानते हैं कि भाषा और विचार पहले पैरेलल चलते हैं, मतलब बराबर चलते हैं, और बाद में जाके मर्ज हो जाते हैं एक दूसरे में। ठीक है, ये थोड़ा सा बेसिक सा डिफरेंस है इन दोनों में। नोम चॉम्स्की भाषा की बात हो और नोम चॉम्स्की से कोई क्वेश्चन ना बने, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि इससे आपको नोम चॉम्स्की से 2 से 3 क्वेश्चंस आसानी से मिल जाएंगे आपके पेपर में, चाहे वो इंग्लिश की पेडागोजी हो या हिंदी की पेडागोजी। तो आप इनको ध्यान से पढ़िएगा, जहाँ से भी आपको इनसे रिलेटेड कंटेंट मिले आप वहाँ से पढ़ लीजिए, आपकी बुक में भी होगा। और मतलब जो मेन है वो तो हम यहाँ डिस्कस कर ही रहे हैं। ओके, प्रत्येक बालक भाषा सीखने की जन्मजात शक्ति के साथ पैदा होता है। मतलब इतना सा पॉइंट दे देंगे कि ये किसने कहा है कि प्रत्येक बालक जन्मजात शक्ति के साथ पैदा होता है। ये किसने कहा, ये किसके विचार हैं? तो ये विचार हैं नोम चॉम्स्की, जो अभी भी जिंदा हैं। ठीक है, नोम चॉम्स्की अभी भी जिंदा हैं और ये भाषा से रिलेटेड इनके विचार हैं। प्रत्येक बालक भाषा सीखने की जन्मजात शक्ति के साथ पैदा होता है। ये जो है ना, जन्मजात शक्ति के साथ पैदा होता है, ये नोम चॉम्स्की ने कहा है, जिसे एलईडी कहा जाता है। एलईडी मतलब लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। हो सकता है आपसे इसकी फुल फॉर्म पूछ लें, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, LAD, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। ये मानते हैं कि हमारे में मतलब एक डिवाइस है जो जिसके थ्रू हम भाषा को सीख पाते हैं, जान पाते हैं, लैंग्वेज को एक्वायर कर पाते हैं। और ये जो एलईडी है ना, ये 5 साल की उम्र तक बहुत एक्टिव होता है। मतलब आप बहुत तेज़ी से किसी भी लैंग्वेज को आसानी से सीख सकते हो, एक या कई लैंग्वेज को आप 5 साल तक की उम्र तक आसानी से सीख सकते हो, क्योंकि आपका जो एलईडी है वो एक्टिव मोड में होता है इस टाइम। उसके बाद ये निष्क्रिय मतलब डाउन होता चली जाती है इसकी एक्टिवनेस। ओके, और विश्व की सभी भाषाएं एक ही मूल व्याकरण यूनिवर्सल ग्रामर से संबद्ध हैं, जिसे समझने में एलईडी हमारी सहायता करता है। मतलब ये नोम चॉम्स्की के विचार हैं भाषा से रिलेटेड। ये आपको यहाँ पॉइंट्स में दिख रहे हैं, लेकिन आपको पेपर में एक एक अलग अलग क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं कि ये विचार किसके हैं। भाषा सीखने की जन्मजात शक्ति के साथ पैदा होता है बालक, ये किसके विचार हैं? या एलईडी क्या है, एलईडी की फुल फॉर्म बताइए, या एलईडी कब एक्टिव होता है और कब एक्टिव नहीं होता है। इस तरीके से आपसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। और विश्व की सभी भाषाएं एक ही मूल व्याकरण यूनिवर्सल ग्रामर से संबद्ध है, ये किसने कहा है? ये भी आपसे इस तरीके से मतलब घुमा के कुछ भी क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं नोम चॉम्स्की से रिलेटेड। नोम चॉम्स्की वेरी इंपॉर्टेंट है लैंग्वेज में। ठीक है, ये भाषा अर्जन अक्षमता किसके साथ संबंधित है?
जो भाषा अर्जन की क्षमता है ये किससे रिलेट करती है, मतलब अभी जो हमने पढ़ा, आप इन ऑप्शन को पढ़िए और ध्यान से देखिए कि कौन सा आंसर आपके सही होगा, उसको टिक कीजिए। भाषा अर्जन अक्षमता किसके साथ संबंधित है? तो प्याजे हैं, नोम चॉम्स्की, स्किनर या ब्रूनर। प्याजे तो है नहीं क्योंकि प्याजे के तो अलग विचार हैं, उन्होंने वैसे भी भाषा को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी संज्ञानात्मक विकास में। नोम चॉम्स्की सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा यहाँ पे। चॉम्स्की कहते हैं कि बच्चे के अंदर एक इनेट एबिलिटी होती है भाषा को सीखने की। एक एलईडी बच्चे के अंदर एक एलईडी है जो भाषा को सीखने में उसकी मदद करता है। ओके, ये कुछ नोम चॉम्स्की से रिलेटेड पॉइंट्स थे जो आपको याद रखने चाहिए। ये है भाषा कौशल, इनसे भी आप ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपके पेपर में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो क्लियर? तो कौन कौन से भाषा कौशल? सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। मतलब ये सीक्वेंस में ही होते हैं, मतलब पहले आप सुनना सीखोगे, फिर बोलना, फिर पढ़ना, फिर लिखना। ये नहीं कि पहले आप लिखना सीख लो फिर पढ़ना बोलना, ऐसे नहीं, ये सीक्वेंस में चलती है और आपसे इसका सीक्वेंस भी पूछा जा सकता है। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, इसे आप सुबो पाली ऐसे याद रख सकते हैं, LSRW, क्योंकि इंग्लिश में भी सेम टॉपिक है ना लैंग्वेज स्किल्स का। तो लैंग्वेज, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, LSRW ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं। यहाँ पे LSRW ये इस सीक्वेंस में सीखी जाती है। तो इसमें कुछ तो ऐसे दो ऐसी हैं जो मतलब एक्टिव स्किल्स हैं, गम्यात्मक कौशल हैं, कुछ पैसिव हैं। एक्टिव मतलब जिसमें हम ज़्यादा एक्टिव होते हैं जिसको करते हुए, जैसे सुन रहे हैं, अगर हम किसी बात को सुन रहे हैं और पढ़ रहे हैं, इसमें हमारा इतना प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं चाहिए। लेकिन हाँ, अगर हम कुछ बोल रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं, मतलब हम कुछ प्रोडक्ट कर रहे हैं, ये है प्रोडक्टिव स्किल। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि पैसिव स्किल्स कौन सी हैं और एक्टिव स्किल्स कौन सी हैं, सक्रिय कौशल और निष्क्रिय कौशल। तो सक्रिय कौन सा हुआ? जिसमें आप कुछ बोल रहे हैं, कुछ प्रोडक्ट कर रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं, ये हुआ आपका एक्टिव स्किल, प्रोडक्टिव स्किल। ठीक है, सक्रिय स्किल। और निष्क्रिय कौन सी? मतलब जिसमें आपको ज़्यादा एफर्ट ना करना पड़े, मतलब सुनना और पढ़ना, ये हैं आपकी पैसिव स्किल्स, निष्क्रिय स्किल्स। ठीक है, ये भाषा कौशल से रिलेटेड आपसे कुछ इस तरीके से आपके पेपर में बन सकता है। इसका आप सीक्वेंस याद रखें और कौन सी स्किल सक्रिय है और कौन सी निष्क्रिय है, ये याद रखें आप। अगर हम ये जो पढ़ना है, मतलब पढ़ना आप किसी तरीके से पढ़ सकते हो, लाउडली पढ़ सकते हो। अगर हम पढ़ने कौशल की बात करें तो पढ़ना चुप भी हो सकता है या ज़ोर से भी हम बोल कर भी हम पढ़ सकते हैं। मौन पठन बेसिकली हम कब करते हैं? जो बड़ी क्लासेस होती है ना, उनमें साइलेंट रीडिंग ही कराई जाती है, मौन पठन नहीं होता है। उससे क्या फ़ायदा होता है? मतलब कम टाइम में आप ज़्यादा पढ़ पाते हो और उसको जो पढ़ते हो ना वो उसको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाते हो, उसका अर्थ बेहतर तरीके से समझ पाते हो मौन पठन के थ्रू, और ज़्यादा कंटेंट को कम टाइम में आप पढ़ लेते हो मौन पठन से। और सहस्वर पठन नॉर्मली ये छोटी कक्षाओं के लिए आप यूज़ करते हो। सहस्वर पठन जैसा क्लास में देखा होगा ना आपने, एक बच्चे को सामने खड़ा करके उससे टेबल वगैरह कहलवाए जाते हैं, रिपीट कराए जाते हैं। तो उससे क्या होता है? उससे बच्चे की सुनने की, बोलने की, ये जो जितने भी स्किल्स हैं ना, जितने भी कौशल हैं, ये सब डेवलप होते हैं किससे? सहस्वर पठन से। ओके, छोटी क्लासेस के लिए सहस्वर पठन बेस्ट है और बड़ी क्लासेस के लिए मौन पठन। ये कुछ पढ़ने से रिलेटेड पॉइंट्स हैं। और पढ़ने को लिखने के कौशल की ज़रूरत होती है, ठीक है। और ये एक ग्रहणशील कौशल भी है, ये भी आप सब जानते होंगे। और बस इससे रिलेटेड आप यही पॉइंट्स याद रख लें कि पढ़ना मौन भी हो सकता है और सहस्वर भी। लेखन से रिलेटेड ये कुछ लेखन के प्रकार हैं, जैसा कि सुलेख मीन्स अच्छा लेख। बच्चे को सिखाया जाता है ना, मतलब साफ साफ लिखो तो ये होगा, मतलब इस तरीके से
अच्छा सिखाना, अच्छा लिखना होता है सुलेख। सुलेख करके लाओ, साफ लिख कर लाओ, ऐसे कैसे होता है ना। और श्रुतलेख, श्रुतलेख में मतलब इमला, जो आपको मतलब बोला जाता है और आप उसको लिखते हो। इससे आपकी जो स्पेलिंग एरर होती है ना वो बहुत इम्प्रूव हो जाती हैं श्रुतलेख से। जो गलतियाँ होती हैं मतलब मात्राओं में, इन सब में, वो श्रुतलेख के थ्रू मतलब उसको सुधारा जा सकता है। ठीक है, वर्तनी की गलती आपकी इससे सुधर जाएगी श्रुतलेख से। और अनुलेख क्या होता है, ये मतलब छोटे छोटे कामों में कराते हैं ना, ऐसे टिक टिक लगा के देते हैं, ऐसे ए फॉर एप्पल, आपको इसके ऊपर पेंसिल फेर के लानी है, ऐसे करते हैं ना, उसे बोलते हैं अनुलेख। मतलब अनु में समान लेख। ठीक है, श्रुतलेख इमला, और सुलेख में अच्छा लेख, मतलब साफ, आपको साफ लिखना है। ओके, ये कुछ लेखन के प्रकार हैं। और लिखना और बोलना प्रोडक्टिव स्किल है, आप सब जानते हैं। भाषाई विकार, ये कुछ लैंग्वेज डिसेबिलिटी हैं, जैसे कि अफेजिया, डिसलेक्सिया एंड डिस्ग्राफिया। अफेजिया में मतलब आप किसी की बात को समझ नहीं पाते, जैसे सामने वाला कह रहा ना, इस तरीके से अफेजिया। डिसलेक्सिया ये पठन संबंधी विकार है। डिस्ग्राफिया लिखने से संबंधित, ग्राफ बनाते हो ना आप, लिखते हो पेंसिल, उससे आप याद रख सकते हो कि डिस्ग्राफिया लिखने से संबंधित है। और डिसलेक्सिया एक पठन संबंधी विकार है। ओके, ये कुछ भाषाई विकार हैं। इससे क्वेश्चन आपका पक्का है, कंफर्म है, मतलब इंग्लिश में भी हिंदी में भी, दोनों में एक क्वेश्चन आपका पक्का है। और सीडीपी में भी एक क्वेश्चन आ ही जाएगा इससे, एक से दो क्वेश्चन सीडीपी में मिल जाएंगे आपको। और इंग्लिश हिंदी दोनों पेडागोजी में इससे एक से दो क्वेश्चन आराम से मिल जाएंगे आपको। तो आप इसको डिटेल में पढ़ सकते हो, मतलब सर्च करके इस टॉपिक को, कि लैंग्वेज भाषाई विकार, इस तरीके से आप टॉपिक को सर्च कीजिए और इससे रिलेटेड जो भी कंटेंट मिला आपको उसको पढ़ लीजिए। इम्पोर्टेंट है, 3 से 4 क्वेश्चन आपको आसानी से इससे मिल जाएंगे। डिसलेक्सिया पठन संबंधी विकार, डिस्ग्राफिया लिखने से संबंधित। ओके, डिस्कैल्कुलिया, ये मैथ में मिल जाएगा आपको क्वेश्चन। डिस्कैल्कुलिया है वो मैथ से रिलेटेड विकार है, भाषा विकार है, मैथ से रिलेटेड। डिस्कैल्कुलिया कैलकुलेशन करते हैं ना मैथ में, तो ये उससे रिलेटेड विकार हुआ। ओके, पठन वैफल्य बच्चों के, ये क्वेश्चन इस तरह का, मतलब इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, उससे रिलेटेड पॉइंट्स हैं। पठन वैफल्य बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या हैं? पठन वैफल्य के बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या हैं? ये आप इनको पॉइंट्स नीचे जो ऑप्शन दिए गए हैं इन्हें पढ़िए ध्यान से, और फिर इसके आंसर जो हो वो बताइए। जैसा कि फर्स्ट ऑप्शन है न्यून अवधान विकार, अपसारी चिंतन, पढ़ने में धारा प्रवाहिता, धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता, एक ही गति विषयक कार्य को बार बार दोहराना, ये तो ऑटिज्म एक जो विकार है उससे रिलेटेड है ये। ठीक है, वे किसी भी एक बात को बार बार दोहराते हैं, मतलब किसी एक पॉइंट पे वो नहीं होके रह पाते, मतलब रिपीटेडली एक ही बात को बोलते रहते हैं या एक ही काम को करते रहते हैं, वो होते हैं ऑटिज्म। बट हमारे से यहाँ पूछा है पठन वैफल्य, यानी कि पठन वैफल्य डिसलेक्सिया। इसमें कौन सा है? धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे थर्ड ऑप्शन, ये आपका सही है। धारा प्रवाह पढ़ने की एक क्षमता है पठन वैफल्य, डिसलेक्सिया इसे इंग्लिश में बोलते हैं। ओके, ये शिक्षण से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं। शिक्षण त्रिआयामी होता है, मतलब 3 डायमेंशनल होता है यार टीचिंग। वो 3 डायमेंशन कौन कौन से हैं? फर्स्ट है टीचर, मतलब टीचर, छात्र और विषय वस्तु। ये किसने बताया है? जॉन डीवी ने, कि जो शिक्षण है वो 3 आयामी है, जॉन डीवी। और इस एडम ने बताया था कि शिक्षण 2 आयामी है, 2 डायमेंशनल है। ओके, ये पॉइंट्स आप कुछ याद रखें शिक्षण से रिलेटेड। जॉन डीवी ने बताया कि शिक्षण 3 आयामी है, मतलब उसमें 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी अगर आपको टीचिंग करनी है, अध्यापक की, छात्र की और विषय वस्तु की। ओके, एडम ने बताया था कि अध्यापक और छात्र 2 इम्पोर्टेंट है। ये कुछ शिक्षण के सूत्र हैं
जैसे ज्ञात से अज्ञात की ओर, मतलब जो बच्चा पहले से जानता है उसको, जो वो नहीं जानता, जो आप सिखाना चाहते हो उसके थ्रू आप उसको सिखाओ। पहले जो वो जानता है वो उसे बताओ, उसका प्रीवियस नॉलेज चेक करो कि वो जानता क्या है, और फिर उसको नया नॉलेज दो जो वो नहीं जानता। तो ज्ञात से अज्ञात की ओर, ऐसे टीचिंग ना इजी हो जाती है। और मूर्त से अमूर्त की ओर, मतलब जो मूर्त है उससे अमूर्त की ओर शिक्षण होना चाहिए। सरल से जटिल की ओर, मतलब पहले आप उनको आसान चीज़ें सिखाओ, फिर उसके बाद जटिल। जैसे ए बी, पहले तो आप अल्फ़ाबेट ही सिखाते हो ना, ऐसे ना, ऐसे इस तरीके से, उसके बाद उसको फिर वर्ड, फिर सेंटेंस, फिर इस तरीके से, फिर पैरा, इस तरीके बढ़ता जाता है ना। तो सरल से जटिल की ओर, ये कुछ शिक्षण के सूत्र हैं। ज्ञात से अज्ञात, मूर्त से अमूर्त, सरल से जटिल। तो इससे आप क्वेश्चन पेपर में नॉर्मली कैसे बन सकता है, इसमें से, इससे आपको 3 पॉइंट्स दे देंगे जो शिक्षण के सूत्र होंगे, और एक उसमें से नहीं होगा। मतलब मान लो अज्ञात से ज्ञात की ओर, ऐसे एक घुमा देंगे और पूछेंगे आपसे कि कौन सा शिक्षण का सूत्र नहीं है। तो आप इनको ध्यान से पढ़ें कि ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, सरल से जटिल की ओर। इजी है ये, आपकी समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है समझने में, ईजी ही है। शिक्षण सहायक सामग्री, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, ये इम्पोर्टेंट है, इससे भी आपको क्वेश्चंस आपके पेपर में देखने को आसानी से मिल जाएंगे। तो ये शिक्षण सहायक सामग्री हैं। दृश्य सामग्री, मतलब दृश्य सामग्री जैसा कि ब्लैक बोर्ड होता है ना, ब्लैक बोर्ड, आपकी बुक्स भी दृश्य इसी के अंतर्गत आती हैं। दृश्य, इसके फर्स्ट ऑप्शन दृश्य सामग्री आपकी पुस्तक हो गई, है ना, ब्लैक बोर्ड, इस तरीके से ये हो आएंगी आपकी दृश्य सामग्री में। श्रव्य, जो आप सुन सकते हो, जैसे कि रेडियो, ये हो गई आपकी श्रव्य। ओके, और दृश्य श्रव्य, जिसे आप देख भी सकते हो और सुन भी सकते हो, ये हो गई आपका टीवी हो सकता है, कंप्यूटर, लैपटॉप, मतलब जिससे आप देख भी रहे हो और सुन भी रहे हो। बुक्स क्या में आएंगी, दृश्य में, क्योंकि बुक्स बोलती थोड़ा ही ना, आप बुक्स को आप सुनते थोड़ा ही ना हो, पर वो तो बुक्स दृश्य में, और श्रव्य में जो आप सिर्फ सुन सकते हो वो दृश्य श्रव्य, जिसे आप सुन भी सकते हो और देख भी सकते हो। ठीक है, ये है शिक्षण सहायक सामग्री। प्राथमिक स्तर की पाठ्यपुस्तक में कार्टून, भाषण, विज्ञापन आदि भाषा अक्षमता विकास में सहायक होंगे, बाधक होंगे, निरर्थक होंगे या अनुपयोगी होंगे। बताइए आप इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें प्राथमिक स्तर की पाठ्यपुस्तक में कार्टून, भाषण, विज्ञापन आदि बच्चों के भाषा क्षमता में के विकास में सहायक होंगे, ये राइट हो गया इसका आंसर। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में भाषा संबंधी कौन सा संसाधन सर्वाधिक महत्वपूर्ण होगा। ये आप बताइए, जैसा कि आप इतनी देर से पढ़ रहे हैं भाषा, तो आप इसमें बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, सोचें और बताएं। तो कौन सा ऑप्शन इसमें राइट होगा आप बताएं। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में भाषा संबंधी संसाधन जो सबसे महत्वपूर्ण हो प्राथमिक स्तर पर, ये पॉइंट याद रखें कि एक छोटा बच्चा है, मतलब प्राथमिक स्तर का बच्चा है, वो उसे भाषा को सिखाना है, तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन सा संसाधन में से होगा उसके लिए। टेलीविज़न भी कोई ज़्यादा मतलब हो सकता था, बट इससे बेहतर भी ऑप्शन है। समाचार पत्र, उसके लिए वो बच्चा पढ़ थोड़ा ही ना सकता है इतने ध्यान उससे। तो इसमें राइट ऑप्शन होगा आपका बाल साहित्य। मतलब जैसा कि बच्चे को कहानियाँ पसंद होती है ना, जो आपकी दादी नानी भी सुनाती होंगी आपको कहानियाँ, तो कितने ध्यान से सुनते हैं ना बच्चे, तो उससे आप उसकी सुनने की, बोलने की, इस तरीके की जो स्किल्स हैं ना, ये भी डेवलप होती हैं। तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण संसाधन क्या हुआ भाषा सिखाने का प्राथमिक स्तर पर, बाल साहित्य। जैसे कि चाचा चौधरी की कहानियाँ, इस तरीके की कहानियाँ बुक में होती है ना, तो उनसे बच्चा आसानी से रिलेट कर पाता है। ओके, तो टेलीविज़न, समाचार पत्र, कंप्यूटर, ये तो उसके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, उसके लिए इम्पोर्टेंट क्या है, बाल साहित्य। ओके, दृश्य सामग्री, ये जो आप देख कर
पढ़ पाते हो ना, मतलब जैसे कि पुस्तक हो गई आपकी, पुस्तक दृश्य सामग्री के अंतर्गत आती है। मतलब बुक्स में अलग अलग चित्र दिए रहते हैं ना, बुक को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, लर्निंग को इजी बनाने के लिए इस तरीके से दृश्य सामग्री का प्रयोग किया जाता है आपकी बुक में। ओके। और ये दृश्य श्रव्य मतलब दृश्य सामग्री में नॉर्मली वो चीज़ें आती हैं जो आप जिन्हें आप देख कर सीखते हैं। और लर्नर भी मतलब नॉर्मली 3 प्रकार के होते हैं, जैसे कि विजुअल, जो ऐसे लर्नर जो देख कर सीख पाते हैं वो होते हैं 65%, 65% ऐसे हैं जो देख कर सीख पाते हैं। और जो सुनकर सीख पाते हैं वो हैं 30%। और जो करके सीखते हैं वो है 5%। तो दृश्य सामग्री इस तरीके से इम्पोर्टेंट हो जाती है क्योंकि 65% ऐसे हैं जो देख कर सीखते हैं। ओके, ये आपका यहाँ पॉइंट हो जाता है कि दृश्य सामग्री जैसा कि ब्लैक बोर्ड, पुस्तक, आपकी पुस्तक हो गई, पुस्तक में कुछ चित्र वगैरह एक्स्ट्रा में होते हैं ना, वो आपके हेल्पफुल होते हैं लर्निंग को इजी बनाने के लिए। ओके, ये श्रव्य सामग्री मतलब जिसे आप सुन पाते हो वो होती है श्रव्य सामग्री। जैसा कि रेडियो हो गई, आपकी रेडियो, इस तरीके से मतलब ये आती हैं श्रव्य सामग्री के अंदर, जिसे आप सुन पाते हो और सुनकर समझ पाते हो। मतलब ऑडिटरी कितने जो सुनकर सीख पाते हैं, इतने कितने लर्नर उस हिसाब से 30%, 30% ऐसे हैं जो सुनकर सीख पाते हैं। तो उनके लिए तो श्रव्य सामग्री का ही प्रयोग किया जाएगा ना। और श्रव्य सामग्री जैसे कि रेडियो, टेलीफोन, इस तरीके की चीज़ें श्रव्य सामग्री के अंतर्गत आती हैं। दृश्य श्रव्य मतलब वे सामग्री जिन्हें आप देख भी पाते हो और सुन भी पाते हो, वे होती हैं दृश्य श्रव्य सामग्री। ये बेसिकली लर्निंग को इजी बनाने के लिए इन सब सामग्री का यूज़ किया जाता है कि बच्चे को आसानी से सिखाया जाए इन सब सामग्री के थ्रू, चाहे वो दृश्य सामग्री हो या दृश्य श्रव्य सामग्री हो। ओके, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको इस तरीके से देखने को मिल जाएगा। देखें, मतलब रीमा ने तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली रितिका की भाषा क्षमता, भाषा निष्पादन संबंधी क्रमिक प्रगति का ब्यौरा उसके अभिभावकों को दिया। तो इसमें रीमा ने उसका अवलोकन के आधार पर यह जानकारी दी, या पोर्टफोलियो के, या जांच सूची के, या लिखित परीक्षा के। आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें और फिर उसका आंसर दें। रीमा ने तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली रितिका की भाषा क्षमता, भाषा निष्पादन संबंधी क्रमिक प्रगति का ब्यौरा, क्रमिक प्रगति का ब्यौरा, ये याद रखें, और उसके अभिभावकों को दिया। तो रीमा ने ये किसके बेस पे किया? ये जानकारी अवलोकन के बेस पे दी, पोर्टफोलियो, या जांच सूची, या लिखित परीक्षा। बताएं आप इसका ध्यान से कौन सा ऑप्शन सही होगा। बताइए कौन सा आंसर इसमें सही होगा। ठीक है, क्रमिक प्रगति का ब्यौरा, क्रमिक प्रगति का ब्यौरा। फर्स्ट ऑप्शन अवलोकन, सेकंड पोर्टफोलियो, थर्ड जांच सूची, फोर्थ लिखित परीक्षा। तो यहाँ राइट ऑप्शन होगा पोर्टफोलियो, आई थिंक। ओके, तो हम आगे देखते हैं। उपचारात्मक मूल्यांकन एवं उपचारात्मक शिक्षण। मूल्यांकन कैसा होना चाहिए? मतलब सतत होना चाहिए। मूल्यांकन एवं उपचारात्मक शिक्षण, तो इसमें मतलब सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, CCE, कंटिन्यूस एंड कंप्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। मतलब मूल्यांकन कैसा होना चाहिए बच्चों का, जिससे उन्होंने क्या सीखा, कितना सीखा, कैसे सीखा, इसका पता लगाया जा सके। तो होना चाहिए सतत, मतलब कंटिन्यूअली बच्चों का आकलन, मूल्यांकन करते रहना चाहिए। नहीं कि बस लास्ट में मतलब एक बार टेस्ट ले लो और उसी के बेस पे उनका ये पास फेल, ये इस तरीके से बता दो। नहीं,
उन मूल्यांकन सतत प्रक्रिया होनी चाहिए और एक होलिस्टिक मैनर में, मतलब व्यापक रूप से उनका मूल्यांकन किया जाना चाहिए। और ये उपचारात्मक शिक्षण में मतलब रेमेडियल टीचिंग, जैसे कि आपसे पहले आप डॉक्टर के जाते हो तो उससे आपसे वो पूछता है कि आपको क्या हो रहा है, मतलब आपके अंदर दिक्कत क्या है, इसका पता लगाया जाता है, फिर उसको वो आपको मेडिसिन दे देता है। ऐसे ही टीचर का भी काम है। टीचर पहले आप ये पता लगाए कि आपको समझने में कहाँ दिक्कत आ रही है और उसे कैसे सुधारा जा सकता है, कैसे उसको रेमेडी दी जा सकती है। ठीक है, पहले तो वो टीचर आप डायग्नोस करेगा, मतलब ये पता लगाएगा कि बच्चे को कहाँ समझने में दिक्कत आ रही है, फिर उसको उपचारात्मक शिक्षण दिया जाएगा। ठीक है, ये आपका पॉइंट्स यहाँ से क्लियर हो गया होगा, आई होप। तो कुछ ये नेक्स्ट पॉइंट है उपलब्धि परीक्षा। मतलब आपने कितना सीखा, क्या सीखा, उसके लिए जो उपलब्धि परीक्षा होता है ना, ये उसी से रिलेटेड है। इस परीक्षा का प्रमुख उद्देश्य यह अनुमान लगाना होता है कि शिक्षण कार्यक्रम से शिक्षार्थी ने क्या सीखा। ठीक है, मतलब हम उपलब्धि परीक्षा जो करते हैं उसको करने का हमारा मकसद यही होता है कि हम ये जानें कि बच्चे ने क्या सीखा और कितना सीखा, और कितना, फिर हम ये एनालाइज कर पाएँ कि उसे कैसे सिखाना है और कितना सिखाना है। ठीक है, ये उपलब्धि परीक्षा हम इसीलिए ही मतलब हमें करानी होती है, ये अनुमान लगाने के लिए कि शिक्षण कार्यक्रम कितना सफल हुआ और कितना नहीं, मतलब कितना इम्प्रूवमेंट की हमें ज़रूरत है। ओके, भाषा कौशलों को कहाँ तक सीख पाया और उनके आधार पर भाषा का प्रयोग किस हद तक उपयुक्त ढंग से कर पाया। इसी मतलब पहले तो हम बच्चे को पढ़ाएंगे ही और फिर हम उसका एक उपलब्धि परीक्षण लेंगे, जिससे हम ये जान पाएँ कि बच्चे ने जो हमने पढ़ाया वो बच्चा समझ भी पाया कि नहीं। ठीक है, उसके लिए की जाती है उपलब्धि परीक्षा। ओके, सेकंड पॉइंट है दक्षता परीक्षा। इसमें यह जाना जाता है कि शिक्षार्थी शिक्षण विषय को कहाँ तक समझ पाया और भाषा कौशलों में उसकी दक्षता या प्रवीणता का स्तर कितना है। प्रवीणता का स्तर कितना है ये जानने के लिए दक्षता परीक्षा ली जाती है। ओके, ये अभिरुचि परीक्षा, मतलब ये कुछ परीक्षा के प्रकार हैं, जैसे कि उपलब्धि परीक्षा, दक्षता परीक्षा, अभिरुचि परीक्षा। इससे यह पता चलता है कि मतलब अभिरुचि परीक्षा से यह पता चलता है कि शिक्षार्थी भाषा सीखने के लिए उपयुक्त अभिरुचि रखता है अथवा नहीं। ठीक है, मतलब अभिरुचि, हम किसी भी बच्चे की रुचि को जानने के लिए अभिरुचि परीक्षण करते हैं। ठीक है, अभिरुचि परीक्षा लेते हैं, यानी जो हम सिखा रहे हैं उसमें बच्चे की रुचि है भी या नहीं, यह जानने के लिए अभिरुचि परीक्षा की जाती है। यह भी अनुमान लगाया जा सकता है कि शिक्षार्थी अपेक्षित शिक्षण में सफल हो पाएगा या नहीं। मतलब इसका भी अनुमान लगा लेते हैं कि मतलब जो शिक्षार्थी है वो जो उसे सिखाया जा रहा है उसमें सफल हो भी पाएगा या नहीं। ठीक है, इसके लिए यह आवश्यक नहीं कि शिक्षार्थी को लक्ष्य विषय का पूर्व ज्ञान हो, मतलब किंतु दक्षता परीक्षा के लिए लक्ष्य विषय का ज्ञान होना आवश्यक है। ज़रूरी नहीं बच्चा पहले से ही जानता हो जो हमें सिखाना है, वो ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि बच्चा पहले से ही जानता हो, बट हाँ जो हमने उसे सिखा दिया है ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो एटलीस्ट वो तो जान ले, वो तो मतलब उसे पता होना ही चाहिए। लक्ष्य ज्ञान जो हम उसे सिखाना चाहते हैं वो लक्ष्य ज्ञान, और जो वो पहले से ही उसके बारे में, उस चीज़ के बारे में पहले से ही उसको नॉलेज है, ज्ञान है, तो होता है उसका पूर्व ज्ञान। ओके, ये हुई अभिरुचि परीक्षा। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का आकलन करने का उद्देश्य है, मतलब प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा आकलन करने का उद्देश्य क्या है, मतलब क्यों करते हैं हम प्राथमिक स्तर पर बच्चे की भाषा का आकलन। उसकी पठन अक्षमता का आकलन करने के लिए, उसके भाषा प्रयोग की अक्षमता का आकलन करने के लिए, उसकी लेखन अक्षमता का आकलन करने के लिए, या उसकी बोलने की कुशलता का आकलन करने के लिए। बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। बताएं कौन सा होगा। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा आकलन का उद्देश्य क्या है, तो इसका यहाँ आपका सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्योंकि उसके भाषा प्रयोग को ही तो सीखना है ना हमें।
उसकी लेखन क्षमता, पठन क्षमता या बोलने की क्षमता, ये भाषा प्रयोग के अंदर ये सब ये इंक्लूडेड हो गई, ठीक है। उसके भाषा प्रयोग की अक्षमता का आकलन करने के लिए प्राथमिक स्तर पर हम बच्चों की भाषा का आकलन इसी उद्देश्य से करते हैं, ठीक है। उसकी भाषा का प्रयोग को जान सकें, वो किस भाषा को कैसे प्रयोग करता है, यही हम समझ सकें, ओके। बहुभाषिकता, ये इससे रिलेटेड पॉइंट आपको आपके एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएगा कि बहुभाषिकता, क्योंकि भारत एक बहुभाषी देश है। यहाँ सब अलग अलग भाषा के बोलने वाले लोग रहते हैं। कोई मराठी बोलता है, कोई पंजाबी, कोई गुजराती, मतलब अलग अलग स्टेट में अलग अलग लैंग्वेज बोली जाती है। क्योंकि आप जानते हैं कि भारत में कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है, तो राष्ट्र की जब कोई भाषा है ही नहीं तो एक भाषा तो है नहीं पूरे देश में। अलग अलग एरिया में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, अलग अलग राज्य में, स्टेट में। तो ये जो वर्ड टर्म है ना, बहुभाषिकता, इसे आपको आपकी कक्षा में इम्पोर्टेंस देनी है। अलग अलग एक क्लास में अलग अलग जगह से आए हुए बच्चे होते हैं, क्योंकि उनकी भाषा भी सेम नहीं होती, अलग अलग होती है। तो हम सभी की भाषा का रेस्पेक्ट करते हुए उनको सिखाएं, उन्हें भाषा, एक दूसरे की भाषा को सिखाएं। उन्हें हम आपस में कहें कि आपकी भाषा में इसे क्या बोलते हैं, अच्छा इसे वहाँ ऐसे बोलते हैं, तो आपकी भाषा में इसे क्या बोलेंगे। इस तरीके से मतलब हमें रेस्पेक्ट करना है सभी भाषाओं का। इसलिए अपनी कक्षा में बहुभाषिकता को बढ़ावा देना है, एक पॉजिटिव बात है, ठीक है। इसे हमें टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में वो नहीं समझना, मतलब बाधक नहीं समझना। ये एक मतलब महत्वपूर्ण है, या आप कह सकते हैं कि ये हमें इसका रेस्पेक्ट करना है, बहुभाषिकता का बाधा नहीं मानना, ठीक है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको ऐसे मिल जाएगा, बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है और हमारी डैश डैश, आप इसका अभिन्न अंग भी। इसका आप आंसर बताइए कि कौन सा इसका सही आंसर होगा। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसमें ऑप्शंस देख सकते हैं। सभ्यता संस्कृति, सभ्यता साहित्य, संस्कृति साहित्य, संस्कृति या चुनौतियाँ। ध्यान से आपको पहले क्वेश्चन को पढ़िए, फिर इसका आंसर दीजिए। बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है और हमारी, बताइए कि यहाँ पे क्या आएगा। तो यहाँ, क्योंकि भारत ना एक बहुभाषी देश है, अलग अलग भाषा यहाँ पे बोली जाते हैं, और इस सभी भाषाओं का हम सम्मान करते हैं, क्योंकि एकता में अनेकता की बात हम नहीं करते हैं, अनेकता में एकता की बात करते हैं, ओके। अनेकता में एकता। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है और हमारी सभ्यता व संस्कृति का अभिन्न अंग भी है, ठीक है। यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ओके। तो पाठ्यपुस्तक, मतलब इससे पाठ्यपुस्तक के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो पाठ्यपुस्तक क्या है, ये एक संसाधन है, एक टीचिंग, उसमें मतलब एक टीचिंग लर्निंग मटेरियल है, एक संसाधन है, एक मात्र संसाधन नहीं है, ठीक है। पाठ्यपुस्तक एक संसाधन है, जहाँ मात्र आ जाए ना वहाँ समझना नेगेटिव वर्ड है, ठीक है। एक मात्र संसाधन नहीं है, एक संसाधन है, ठीक है। पाठ्यपुस्तक को आप एक संसाधन के रूप में लेते हैं, एक मात्र, मतलब ये सिर्फ ये इसी के थ्रू नहीं आप पढ़ा सकते, ये इसके थ्रू आप पढ़ा सकते हैं, पर सिर्फ इसी के थ्रू पढ़ा सकते हैं ये ज़रूरी नहीं है, ओके। तो यही थी हमारी आज की कहानी, मतलब जो CDP का आपका सेक्शन रहता है हिंदी में, वो हमने कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपकी समझ में भी आ गया होगा। तो CDP मतलब हिंदी में 15 नंबर की पेडागोजी आती है, तो सभी जानते होंगे आप सब। तो इस वीडियो को आप मतलब ध्यान से देखिए, और 10 से 15 क्वेश्चन आपके इसी से आपको मिल जाएंगे। जैसे प्याजे के ऊपर एक दो, प्याजे वाइगोस्की से रिलेटेड उनके भाषा के बारे में क्या विचार हैं, उससे 1 से 2 क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। नोम चॉम्स्की से क्वेश्चन पक्का है, लैंग्वेज एक्विजिशन और लैंग्वेज लर्निंग से 1-2 क्वेश्चन पक्का है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, पेडागोजी में, ठीक है डियर। और टीचिंग लर्निंग मटेरियल से आपको क्वेश्चन मिलेंगे, बहुभाषिकता से, बहुभाषिकता बाधक है या सहायक है, इस तरीके से करके पूछ लेंगे। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपके पेपर में बनते हैं।
और इससे अलग अगर आपको जो ऑनलाइन पेपर हुए थे ना सीटेट के, वो 30 के 30, 30 नहीं, हिंदी के फर्स्ट और सेकंड दोनों पेपर के आप सॉल्व कीजिए। 60 इस तरीके से 60 सेट बन जाएंगे, 60 क्वेश्चन का सेट, 30-30 क्वेश्चन होंगे हर सेट में, तो वो आप सॉल्व कर लीजिए। वो उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। उससे आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि पेपर में मतलब सीटेट आपसे पूछता क्या है, किस तरीके से क्वेश्चन को घुमाता है, कि लैंग्वेज को ट्विक कैसे करता है वो। ओके, क्योंकि सीटेट में ना रटने का कोई सीन नहीं है, सिर्फ उसमें आपकी अंडरस्टैंडिंग आपके काम आती है कि आप बेहतर समझ बना पाएँ, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं मिलते वहाँ के। ये पूछ लिया, अच्छा हाँ इसका तो आंसर ये होगा, आपको किसी बुक में से आप ढूंढ के बता दो। सीटेट में अंडरस्टैंडिंग को आपको डेवलप करना होता है, उसी के आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन को पुटअप करते हो। ओके, तो आप अपनी अंडरस्टैंडिंग बेहतर कीजिए, प्रीवियस ईयर सॉल्व कीजिए, उससे आपको अंदाज़ा होगा कि कैसे सीटेट में क्वेश्चन बनते हैं। यूपी टेट और अदर टेट से अलग होते हैं। सीटेट में थोड़ा इसका लेवल थोड़ा हाई होता है। इसमें पेडागोजी का जो सेक्शन है ना वो ज़्यादा होता है कंटेंट से। ओके, तो अब तक के लिए इतना ही। फिर आपसे मुलाकात होती है किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। आई होप शायद इंग्लिश की पेडागोजी कर लें हम नेक्स्ट वीडियो में, या फिर सीडीपी की। तो इस एक वीडियो से आपके 10 से 15 क्वेश्चन आसानी से बन जाएंगे। ठीक है, इससे अलग आप सिर्फ प्रीवियस ईयर की कोई बुक ले लीजिए, या मतलब बहुत चैनल है जिस पे प्रीवियस ईयर सोल्व कराए जा रहे होंगे, या यहाँ पे भी कराए जाएंगे, तो आप यहाँ पे सोल्व कीजिए हमारे साथ। ठीक है डियर, प्रीवियस ईयर सोल्व कीजिए और इस वीडियो को मल्टीपल टाइम रिवाइज कीजिए। नोट्स तो क्या ही बनाओगे, क्योंकि ये तो अंडरस्टैंडिंग का खेल है। अब सिर्फ आप समझिए, क्योंकि आप अपने एक सिंगल दिमाग के साथ ही पेपर में जाओगे, वहाँ नोट्स नहीं लेके जाना है आपको। ओके, ठीक है, अब तक बस ठीक है। ओके, बाय बाय, टेक केयर।